तो ये कहानी है शुआंशु की, जिसे कि ना सिर्फ मॉम छोड़ के चली गई थी, डैड और ग्रैंडपा ने भी इसे अपनी फैमिली में एंटर नहीं होने दिया था, बल्कि घर से ही बाहर निकाल दिया होता है। ये बेचारी तो अभी छोटी बच्ची थी, बाहर बैठी जैसे ही बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो यहाँ से गुजरते हुए दो स्कूल के बच्चों की इस पर नज़र पड़ती है, जिसमें कि एक तो हमारा हीरो होता है, इसका नाम है हीटिंगजू, और दूसरा था हमारे ड्रामे का सेकेंड मेन लीड, इसका नाम है शेंजू। अब हीटिंगजू शेंजू से ही एक केक दे के कहने लगा था कि जाओ उस छोटी बच्ची को दे दो। खैर वो केक देने के साथ साथ इसने उसे अडॉप्ट ही कर लिया था कि वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है तो तुम हमारे साथ ही रहना। यही देख के शुआंशु तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते गए तो इसके दिल में अपने ब्रदर शेंजू को लेके ही फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब अक्सर ही तो इसके घर में विजिट करने के लिए हीटिंगजू भी आया करता था, जो कि चोरी चोरी इसे पसंद तो करने लगता है, पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करता है, लेकिन अपने दिल का हाल तो इससे इसे बयान कर ही नहीं पाता है। खैर अब चूंकि ये बड़ी हो गई थी और अपने भाई को भी पसंद करने लगी थी, ये बात इसके स्टेप फादर और स्टेप मदर को पसंद नहीं आई होती है, तो इसलिए उन्होंने इसे 5 साल के लिए अब्रॉड ही भेज दिया था। और अब फाइनली 5 साल के बाद ये जैसे ही कंट्री वापस आती है तो आज ही शेंजू की बर्थडे होती है, तो उसके पार्टी में ही चली गई थी। इसे देखते ही दो लड़कियां तो बातें बनाना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे शेंजू तो देख के काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज रह गया था कि तुम कब आई, हमें बता देती, हम तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आ जाते। यहाँ पे हमें इसकी फियोंसी लू मैन को भी दिखाया जाता है, जो कि इसे तो उसके पास जाने से रोक देती है। अब ये लड़कियां तो इस बेचारी को पता नहीं ना जाने क्या क्या कहने लगी थी कि कैसे देखो अपने भाई से लव कर बैठी थी और फिर से वापस आ गई है उसके सर पे सवार होने के लिए। ये सब कुछ सुनना था। ये तो यहाँ पे एक लड़की को थप्पड़ मार देती है कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। खैर ये ज़रूरी तो नहीं है कि अपने भाई के लिए ही वापस आई हो। तभी इसकी स्टेप मॉम इसका हाथ पकड़ के बाहर ही लेके जाती हैं कि मैंने तुम्हें 5 साल के लिए अब्रॉड भेजा था, फिर वापस आ गई हो। ऐसे ही खाम में हमारी प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफा मत करो। अब यहाँ पे ये जैसे ही शेंगशू के पास जाने लगता है तो इसकी फियांसी इसका हाथ पकड़ लेती है कि वैसे ही पहले सारे लोग बातें बनाते हैं कि वो तुमसे लव करती थी, मतलब एक तरह से तो वो तुम्हारी बहन ही थी, ऐसे मत जाओ। लेकिन ये कहाँ उसकी बात पे यकीन करने वाला होता है। ये तो इसका हाथ छुड़ा के वहाँ पे जाना ही लगा था। इधर मॉम इस पे गुस्सा ही किए जा रही होती है कि इधर अब क्या करने के लिए आई हो, यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो तो नहीं जाने वाली थी। जैसे ही मना करती है तो ये देख के मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो आगे से इसे थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हें मुझे ना करने की हिम्मत भी कैसे हुई। यही देखते देखते ही ऊपर से फिर शंजू भी आ गया था कि मॉम ये आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। अब शुआंशु वापस आ गई थी। इस बारे में ही टेंगजू को भी मालूम हो ही गया था। वैसे भी कब से ही उसने इस पर नज़र रखी हुई थी कि ये कब वापस आएगी। शुआंशु तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए पहुंची होती है, जो कि हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। इसका नाम होता है यांग। ये बेचारी उसे पैसे देती है कि तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लेना, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर रही थी। पहले उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए था कि अगर वो मुझे ना मिला तो पता नहीं क्या हो जाना है। इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने वही इसका प्रोजेक्ट चुरा के मिस्टर हीटिंग्स को ही दे दिया था ताकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। लेकिन यहाँ पे अपनी फ्रेंड से ही फेवर मांगती है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, वो वाला प्रोजेक्ट हीटिंग्सू से तुम साइन करवा लो क्योंकि वो मुझे हर हाल में चाहिए। अब हीटिंग्सू का नाम सुनते ही एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये तो शेंजू का ही बेस्ट फ्रेंड था। खैर इसने उसकी यहाँ पे फेवर करने का फैसला कर ही लिया होता है। नेक्स्ट सीन में इसे हीटिंगजू की कंपनी में ही दिखाया जाता है। वहीं पे ही इसकी मुलाकात इसकी बेस्टी के एक्स बॉयफ्रेंड चैन से भी हो जाती है, जो कि इसे देख के पहचान ही गया था कि तुम तो यांग की ही फ्रेंड हो ना, यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लेने के लिए आई हो। लेकिन मिस्टर ये तो किसी को कोई भाव देते ही नहीं है। तो मुझे 2 महीने हो गए मैं उनके पीछे पड़ा हूँ कि वो मेरे प्रोजेक्ट पे साइन कर दे, लेकिन ना 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 आज तक तो मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। और तुम कल की आई लड़की क्या समझती हो कि वो जैसे ही तुम्हारा नाम सुनेगा तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। ये तो उसकी बातों को इग्नोर करके काउंटर पे खड़ी लड़की को मिस्टर ही को कॉल मिलाने को बोलती है। अब शुआंशु हीटिंगजू को कॉल करती है और वो पिक ना करता। ऐसे कैसे हो सकता था। वो जैसे इससे बात करते हैं तो ये देख के चैन की शक्ल तो उतर ही गई थी कि आज तक तो मेरी कॉल पिक नहीं की है हीटिंगजू ने, तो इसकी कैसे कर ली। हीटिंगजू का असिस्टेंट शूजैन स्पेशली खुद ही इसे लेने के लिए आता है कि आपको ऑफिस में बॉस बुला रहे हैं। और उन्होंने इधर खड़े इन साहब को तो फुल इग्नोर ही कर दिया था। यही देख देख के चैन को तो गुस्सा ही आई जा रहा होता है।
ही टिंगजू तो काफ़ी अरसे से इसी बात का ही वेट कर रहा था कि कभी तो शुआंशु को मेरी फेवर चाहिए होगी और वो खुद मुझसे मिलने के लिए आएगी। और फाइनली आज वो ऐसा दिन आ ही गया। लेकिन इसके सामने थोड़े बहुत नखरे तो दिखाते ही है। अब ये तो यही कहने लगी थी कि मैं जानती हूँ कि आप शनजू के ही बेस्ट फ्रेंड हो, क्या आप मेरी मदद करोगे? मेरी फ्रेंड को प्रोजेक्ट चाहिए, बस आप हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ही टिंगजू तो पहले उसे अपने क्लोज आने को बोलता है, ये अभी भी दूरी खड़ी होती है तो वो खुद ही इसके करीब आ जाता है। यार यहाँ पे तो उसने इसे अपना प्रोजेक्ट देने से साफ मना कर दिया, ताकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई का फ्रेंड हूँ, लेकिन उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। यही सुनना था। अब ये भी गुस्सा करती हुई चली जाती है कि ये क्या बात हुई। घर पे मॉम ने इसे बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहना दिया था। आज ही लू मैन मैन की फैमिली इनके घर पे आने वाली थी शनजू के साथ उसकी इंगेजमेंट फिक्स करने के लिए। मॉम तो इसे वेल बिहेव करने को ही बोलने लगी थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि लू मैन मैन शनजू की फियांसी एक्चुअली में ही टिंगजू की ही कज़न है। अब ये भी कह रही होती है कि उनसे दूर ही रहना, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ही पावरफुल है। अगर कुछ गड़बड़ी की तो उन्होंने हमारी फैमिली के साथ रिश्ते वगैरह ख़त्म कर देने हैं। शुआंशु भी एक साइड पे आके केक जैसे ही खा रही होती है तो तभी ही टिंगजू ने आके इससे बाइट ले लिया था। वेल ये तो पूछ रही होती है कि ये क्या क्या आपने? मैं तो शनजू और लू मैनमैन के लिए लेके जा रही थी। तो वो कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने ब्रदर शनजू को पसंद करती हो। लू मैनमैन की उसके साथ इंगेजमेंट होने वाली है, कहीं उन्हें पॉइजन ना दे दो, इसलिए मैं पहले ही चेक कर रहा था। ये सुन के तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। खैर तभी इसे देखते देखते लू मैनमैन की एंट्री हो जाती है। वो भी जानती थी कि शनजू भी इसे पसंद करता है कहीं ना कहीं, और इसके दिल में भी उसे लेके फीलिंग्स है, इसलिए इस पे गुस्सा करने के लिए पहुंच के आई होती है कि तुमने मेरे जैसा सेम ड्रेस क्यों पहना है? इसका मतलब है कि मुझे ही यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश की है तुमने। ये आगे से अपोलोजाइज़ करती है और ये भी कहने ही लगी थी कि मुझे नहीं पता था कि आपने भी ऐसा सा ड्रेस पहना होगा, मैं अभी ही चेंज करके आती हूँ। और ये कहती हुई वहाँ से चली ही गई थी। पीछे से ये ही टिंगजू के पास ही आके खड़ी हो गई थी कि ये देखो इसने जानबूझ के मेरे जैसा ड्रेस पहना है। लेकिन अब ही टिंगजू को तो सारी ही खबर होती है। कह देता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी नेचर के बारे में पता नहीं है, तुमने जानबूझ के ही इसके जैसा ही ड्रेस ट्राई किया है ताकि बाद में उस बेचारी को ही क्रिटिसाइज़ कर सको। और यही कह के इसने इसे खुद से दूर कर दिया था। रोड पे जाते हुए अचानक इसका पाँव फिसल जाता है। इससे पहले कि नीचे गिरती ही टिंगजू ने आके इसे पकड़ लिया था। अब वो भी उन रूमर्स पे विश्वास करता था कि तुम वाकई में अपने भाई को पसंद करती थी, तो ये कह देती है कि उन रूमर्स पे यकीन मत करो। खैर ये तो उसके लिए ड्रेस लेके ही आया होता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तो सारी शॉप्स वगैरह क्लोज हो चुकी होनी है, तुम्हें कोई भी ड्रेस नहीं मिलना है, सो ये वाला पहन के आ जाना। अब तुम्हें कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेगा। ये भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि इस वक्त वाकई में इसे ये ड्रेस पहनने की ज़रूरत थी। और इस ड्रेस के ऊपर तो ही टिंगजू की कंपनी का ही लोगो लगा हुआ था। मीन के हर किसी को पता चल जाता कि ये ड्रेस इसे ही टिंगजू ने दी है। अब फैमिली डिनर में सारे लोग तो तकरीबन पहुंच ही आए होते हैं। अब इन सब के सामने ही लू मैन मैन को बेचारी शुआंशु को क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिल जाता है कि उसे मालूम भी था कि आज मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है। जानबूझ के उसने मेरे वाला ही सेम ड्रेस पहना हुआ है ताकि सबके सामने ही मुझे पॉइंट आउट कर सके। वैसे भी मैं जानती हूँ कि वो शनजू को पसंद करती है, इसलिए उसने ऐसी हरकत की होनी है। अब ये भी दोनों तो बेचारे बस एकदम हैरान ही रह जाते हैं कि कैसे सोच रखती है ये, वो भला ऐसे करने का कैसे सोच सकती है। अब इसकी असलियत के बारे में तो ऑलरेडी ही टिंगजू जानता था। अब अचानक ऊपर से जैसे ही शुआंशु की एंट्री होती है, उसने तो ही टिंगजू का दिया हुआ ही ड्रेस पहना हुआ था। ये देख के तो लू मैन मैन की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि इसने ये ड्रेस इतनी जल्दी चेंज कैसे कर लिया। अब इसकी एक कज़न आके देखने लगती है कि मुझे ज़रा दिखाओ तो सही कि ये वाला तुम्हें किसने दी है, लेकिन ये रोकने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ मेरे क्लोज मत आओ। और यही देखते देखते ही टिंगजू इसे उससे दूर कर देता है कि अगर अब तुमने कोई भी मज़ीद गड़बड़ी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही सब कुछ सुनना था तो यहाँ पे लू मैन मैन और उसकी दोनों कज़नें बाहर आ जाती हैं। अचानक ही इनकी नज़र जेंग जुई पे पड़ती है जो कि एक नंबर का फ्लर्टी बॉय था, और ये भी जानती थी कि बहुत पहले से ही वो शुआंशु को पसंद करता है, इसलिए उसके क्लोज जाके यही कहने लगती हैं कि अगर तुम्हें शुआंशु चाहिए तो जैसा हम तुम्हें कह रही हैं तुमने बस वैसा ही करना है।
वो तुम्हें मिल जाएगी। ये सुन के तो जूही तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। अब इधर ही शेंजू भी इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दी से ये मेंस शर्ट कहाँ से मिल गई, तुम्हें किसने दी है। ये आगे से कोई ना कोई बात को टाल ही देती है। अब इसकी ड्रिंक में तो जानबूझ के लूमेन मैन ने कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दी थी, जिसके बाद इसकी हालत ख़राब। जैसे ही बाहर निकलती है तो सामने से ही जूही का अरेंज किया हुआ एक बंदा इसे लेने के लिए पहुंच जाता है कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, सो इसलिए तुम्हें हमारे साथ तो चलना ही पड़ेगा। ये बेचारी बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अब अचानक ही हीटिंगजू की नज़र पड़ जाती है। उसे देखते ही फ़ौरन से आकर उसे हक कर लेती है कि ये देखो, ये बंदा ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जा रहा था, मैंने नहीं जाना है। ऊपर से इसकी हालत भी ख़राब थी। ये देख के हीटिंगजू को तो गुस्सा आ जाता है। वो अगला बंदा कहने लगा था कि आप जूही को नहीं जानते हैं, वो जैंग फैमिली का इकलौता वारिस है। अगर आपने इस लड़की को हमारे साथ नहीं जाने दिया तो वो देखना आपके साथ क्या सलूक करते हैं। अब तभी ऊपर से मैनेजर आके से थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हें पता भी है कि किससे बात कर रहे हो। अब हीटिंगजू तो उसका कान खींच के कहने लगा था कि जूही को बता देना कि उसने किस बंदे से पंगा लिया है, अब देखना मैं उससे कैसे रिवेंज लेता हूँ। इसके बाद ही शुआंशु को उठाता हुआ अपने रूम में ही पहुंच आया होता है। इस बेचारी की तो हालत आउट ऑफ कंट्रोल ही होती जा रही थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है, बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। अब यहाँ पे इसके पास तो और कोई चॉइस बचती नहीं है, इसलिए हीटिंग से ही कहने लगी थी कि देखो, क्या तुम मेरी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करोगे? आज की रात मेरे साथ सोना चाहते हो? वो भी मान जाता है कि हाँ ठीक, लेकिन मेरी तो एक शर्त है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे पे करना पड़ेगा। यही सुनना था। वो अब मन में सोच रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस बंदा है ये, मैंने तो सुना हुआ है कि ये लड़कियों के साथ फ्री में ही सोता है, और आज मेरे साथ सोने के लिए इतने सारे पैसे मांग रहा है। दूसरी तरफ फिर शेंजू को जब नज़र नहीं आती है शुआंशु, तो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था कि पता नहीं वो किधर चली गई है। बहुत सोचने समझने के बाद ही शुआंशु ने अब अपना इरादा बदल ही लिया होता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। अब अचानक ही फिसल के उसके ऊपर भी आ गिरती है। फिर वो तो यही कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए बहुत ज़्यादा मरी जा रही हो? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी तुम्हारी इतनी वर्थ नहीं है कि मैं तो इतने सारे पैसे दे दूँ। बाकी लड़कियों के साथ तो फ्री में सोते हो और मेरे से इतने पैसे ले रहे हो। और यही कह के जैसे उठ के जाने वाली होती है तो ही टिंगजू से पकड़ लेता है और यही कहने लगा था कि ठीक है, अगर ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो मैं तुम्हारे लिए कमी भी कर सकता हूँ पैसों में, यही कहना था। और फिर बस वो इसके क्लोज आ ही जा रहा होता है। इससे पहले कि दोनों इंटीमेट होते या इनके बीच किस होती, अचानक से यू की कॉल आ जाती है। जाहिर सी बात है, वो तो शुआंशु को ही ढूंढ रहा था। अब उसे नहीं मिली थी तो उसने ही टिंगजू को ही कॉल मिला दी थी। अब उसे ढूंढते ढूंढते जैसे ही शेंजू एक रूम में पहुंचता है तो वहाँ पे शुक्र है कि कोई और कपल पड़ा हुआ था इसकी नज़र फिलहाल तो ही टिंगजू और शुआंशु दोनों पे ही नहीं पड़ती है। इधर ही टिंगजू तो इसे उठाता हुआ स्विमिंग पूल वाली साइड पे ही पहुंच आया था, लेकिन अभी भी ड्रग्स का असर तो इस पे ख़त्म हो ही नहीं रहा होता है। ये तो उसे पकड़ के किस करने ही लगी थी। फिर उसने इसे फौरन से साइड पे ही कर दिया था। एक डॉक्टर का अरेंज तो उसने कर लिया था और उसे भी कह देते हैं कि किसी को भी मत बताना कि यहाँ पे तुम शुआंशु का ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि अब इसे ड्रग्स दी गई थी। इस बारे में खुद ही शुआंशु किसी को नहीं बताना चाहती थी, स्पेशली कि शेंजू को। अब वो इसे इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद वहाँ से चलता बनता है। यहाँ पे ही टिंगजू तो इसे छेड़ने से बिल्कुल भी पास नहीं आता। इसे ढूंढते ढूंढते शेंजू की भी एंट्री हो गई थी। अब शुआंशु और इसे एक ही रूम में देख के एकदम हैरान ही रह गया था। वो इससे लड़ाई झगड़ा करना चाहता था कि तुमने क्या किया है शुआंशु के साथ। अब इसे भी बताना ही पड़ जाता है कि मैंने नहीं बल्कि जूही ने, उसने उसे ड्रग्स दी थी, इसलिए मुझे डॉक्टर को भी बुलवाना पड़ा। लेकिन अब वो काफ़ी बेहतर है। ये तो जूही से निमटने के लिए वहाँ से चला ही गया था और इसके पीछे पीछे भी शुआंशु भी चली ही जाती है। अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए शेंजू जीजू के पास ही पहुंच आया था कि तुम्हारी उसे ड्रग्स देने की हिम्मत भी कैसे हुई। अभी शुआंशु को पसंद करता था, इसके बारे में भी उसे बता देता है और ये भी कि तुम्हारा ऐसा करने से मैं बाज तो नहीं आने वाला हूँ, देख लेना तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं एक न एक दिन ज़रूर उस तक अप्रोच हासिल करके रहूँगा। यही सुनना था। इससे पहले कि वो इसे कोई भी मुक्का मारता, आगे से ही शुआंशु आके से रोक देती है। अब ये तो उंगली उठा के उन दोनों को ही धमकियाँ देने लगता है और ये सब कुछ तो हमारे हीरो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो तो आके इसे एक ज़ोर की टांग मारता है। ये साहब तो सीधा स्विमिंग पूल में ही जा गिरे थे।
उस पे गुस्सा तो करते हैं, लेकिन इसके गुस्से का हीटिंग पे कहाँ असर होने वाला था। वो तो यही कह देते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ पंगा लिया है तो उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बाकी रही बात जो हमारी कंपनी ने तुम्हारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए हुए हैं, वो आज से ही मैं सारे के सारे ख़त्म करता हूँ। मतलब इसने अच्छा खासा ही जूची को सबक सिखा दिया था। इसके बाद ही शुआंशु का खुला मुंह देख के फ़ौरन से ही आके बंद कर देते हैं कि तुम अब मेरी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर रह गई हो ना। मतलब ये जैसे ही उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे शेंजू बहुत ही जेलिस फील करने लगा था। अब यहाँ पे हमें इतना तो एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं शेंजू के दिल में शुआंशु को लेके फीलिंग्स है, और हमारे हीरो तो फिर वहाँ से चलते ही बनते हैं। जो ड्रेस पहनने के लिए हीटिंग्स ने इसे दी थी ये वापस करना चाहती थी। कंपनी में आके उसे कॉल मिलाती है कि आप कहाँ पे हैं, मैं आपको वो ड्रेस देने के लिए ही आई हूँ। वो कह देता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँगा, हाँ घर पे मैं फ्री होता हूँ, अगर तुम वहाँ पे आना चाहती हो तो बिल्कुल आ सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि वो तो इसके घर पे ही इसकी शर्ट वापस करने के लिए आ गई थी। इसे बैठने के लिए कहता है, जैसे ही बैठ रही होती है तो फ़ौरन से कह देता है मैंने तुम्हें नहीं कहा था, वो जो मेरा डॉगी है ना मैं उसे ही ट्रेन कर रहा था कि कैसे बैठना है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर डॉग के बोलने पे बेचारी डर के मारे फिर से उसके ऊपर ही आके गिर जाती है। कल वाली बात को लेके इसे छेड़ने से फिर से पास नहीं आता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि कल हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये फ़ौरन से ही उठ के अब खड़ी हो गई थी। यहाँ पे फिर से कोऑपरेशन की बात कर रही होती है कि मेरी फ्रेंड को आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ मान जाए ना। अभी भी नहीं मानने वाला होता है। वो अब इसकी शर्ट रखती हुई फिर वहाँ से भागी गई थी। जैन ने तो कह दिया था कि देखो अब तुमने खुद से तो ट्राइयाँ की हैं, अब मिस्टर ही नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तुम उस पर गिव अप कर सकती हो। लेकिन ये अपनी बेस्टी से कह देती है कि नहीं नहीं मैं हर हाल में हार नहीं मानूंगी, उसे एक ना एक दिन तो ज़रूर मानना पड़ेगा। और ये कह के इसके लिए फ्रूट्स वगैरह वॉश करने के लिए जा ही रही थी तो तभी एक लड़की से टकरा जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि इसकी हाफ सिस्टर ली जैन ही होती है, जो कि इसे देखते ही गुस्सा करने लगती है कि ओहो तो अभी तक तो तुमने हमारी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था, जैसे ही पता चला कि ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं तो तुम उनकी यहाँ पे खिदमतें करने के लिए आ गई हो ताकि अपनी प्रॉपर्टी और जो भी सारा हिस्सा वगैरह वो ले सको। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी में कभी होने वाला नहीं है। ये सुन के हैरान के क्या ग्रैंडपा को क्या हुआ है, वो हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हुए। अब फिर से इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करने लगती है कि देखो इतनी ज़्यादा ना सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करो। इवन कि इसने इस बेचारी को यहाँ पे थप्पड़ ही मार दिया था। और ये सब कुछ तो शुआंशु से बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके फेस पे ही मार देती है। अब तभी ऊपर से ग्रैंडपा की भी एंट्री हो ही गई थी, जो कि आते ही शुआंशु पे ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बहन जैन एक सुपरस्टार है। अगर यहाँ पे लोगों की नज़रें पड़ गई तो वो इसके बारे में क्या सोचेंगे कि एक सुपरस्टार ने अपनी बहन से थप्पड़ खा लिया। यार तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। अब जो इस बेचारी के साथ वो कर रही थी वो ग्रैंडपा को नज़र नहीं आता है। भी कह देती है कि अगर आपको उसकी रेपुटेशन का इतना ही ख्याल है तो क्यों ना आप उसका मुंह ही बंद करवा के रख लें। अब इससे पहले कि ये मैडम गुस्से में से थप्पड़ मारती तभी ऊपर से शेंजू ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया था और इससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। खैर ग्रैंडपा तो उसे खुद से मिलने का कह के वहाँ से चले ही गए थे। इसे तो पहचानते ही हैं कि ये शेंजू है और इसकी लू मैन से बहुत जल्दी शादी होने वाली है। अपने कारोबार की बात करना तो चाह रहे होते हैं। शेंजू को ग्रैंडपा की नेचर के बारे में पता जो चल गया था, स्पेशली कि इन्होंने शुआंशु पे हाथ उठाया था, ये बात तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो भला कहाँ इनके साथ फ्यूचर में कॉपरेट करने को तैयार होता है। अब ये भी कह देते हैं कि आइंदा के बाद अगर अपने शुआंशु के साथ ऐसा बिहेव किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें वार्न करता हुआ फिर वहाँ से चला ही जाता है। ये जैसे ही बाहर पहुंची थी तो अचानक से बेस्टी की भी कॉल आ जाती है कि तुम कहाँ चली गई थी फ्रूट वॉश करते करते, मैं तो तुम्हारे आने का वेट ही करती रह गई। तो ये कह देती है कि बस एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। अचानक ही हीटिंग जू के पेट की एंट्री होती है जिसके पास का एक आइस पैक भी था। बेचारी का थप्पड़ लगने की वजह से फेस तो लाल ही होकर रह गया होता है। यह आइस पैक अभी लेती ही है कि अचानक ही हीटिंग जू इसे कॉल मिलाता है। ये कह देती है कि तुम्हारा पेट लगता है कि कहीं गुम हो गया है ना, वो मेरे पास आके ले जाना। कहता है अच्छा वही कहूँ कि वो चोर कौन है जो कि मेरे पेट को लेके गया, हालांकि ये खुद ही तो आइस पैक पेट को देख के उसने खुद भेजा था। ऐसे ही बात करने के लिए आता है तो साथ में एक गाड़ी को आते हुए देख के इसे अपने क्लोज कर लेता है। ये तो हार्ट बीट फास्ट होते ही साइड पे ही हो गई थी। अब पूछ रहा होता है कि वैसे तुम्हारा फेस इतना ब्लश क्यों कर रहा है। ये
कह देते हैं कि हाँ अब तुम्हें भी एक थप्पड़ लगेगा ना तो फिर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये गुड न्यूज़ देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के तो शुभांशु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो बड़े प्यार से फिर इसके सर पे हाथ भी फेरने ही लगता है। अब जैसे ही ऑफिस में काम की बात करने के लिए पहुंची हुई थी तो चैन साहब इसे पॉइंट आउट करने के लिए आ जाते हैं कि ओहो तो इसका मतलब है कि मिस्टर ही का प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया, तुम ज़रूर उनके साथ सोई होगी इसलिए तुम्हें प्रोजेक्ट मिला, वरना कैसे कैसे हो सकता था कि मुझे इग्नोर करके वो तुम्हें ये दे देते। यही सुनते सुनते ही टिंगजू की भी एंट्री हो ही गई थी। वो तो इस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है। ये फिर से कह देता है कि आपने मेरे दिए गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया, इवन कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ये प्रोजेक्ट देंगे, फिर क्यों नहीं दिया। वो कह देते हैं कि क्यों मेरी मर्ज़ी है मैं जैसे करता, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूं और तुम्हारा फादर बन जाऊं, जो तुम मुझे करने को बोलो वही करूं, यही करना चाहते हो। यही सुनना था कि यहाँ पे शुभांशु भी स्माइल करने लगती है इसकी बातें सुन के। खैर इन साहब को तो असिस्टेंट से कह के उसने वहाँ से साइड पे ही भिजवा दिया था। फिर इसे कह रहा होता है कि तुम्हें ना इन सारी फैले रूमर्स को ना क्लियर करना पड़ेगा। अब लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि जैसे कि हम दोनों साथ में सोए हैं तभी ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिला। ये कहती है कि मुझे पता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जानबूझ के ये बात कर रहे हैं ना। वो फिर से इसे छेड़ता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, हमेशा ही मुझसे ऐसी ही बातें क्यों करते रहते हैं। शेनजू तो बहुत जल्दी लू मैन मैन को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। अब यहाँ पे शुभांशु को मॉम एक रिंग दे के कहती है कि ये हमारी फैमिली की हेयरलूम है, ये उन्हें जाके दे देना, यही दे के ही वो लू मैन मैन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। अब वहाँ पे तो लू मैन मैन की तो दोनों कज़न्स भी आई होती हैं जो कि बहुत ही बदतमीज़ हैं। उन्हें तो शुभांशु का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अचानक इनकी नज़र पड़ती है ही टिंगजू पे, ओह तो अच्छा तो ये भी फ्रेंड है ना शेनजू का, तो ये भी यहाँ पे आ गया। तरी इनके एक और फ्रेंड जैंग को भी दिखाया जाता है जो कि इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए आया था ताकि इनकी मेमोरीज़ को कैप्चर कर पाए। और अपना ये कैमरा ही टिंगजू को ही पकड़ा रहा होता है कि तुम्हें इन सारे लोगों की पिक्चर्स क्लिक करना। खैर ये तो इस काम में माहिर ही होता है। अब जैसे ही कोल्ड से बचाने के लिए शेंगशु अपना मफलर शुभांशु को देता है तो ये देख के इधर लू मैन मैन का गुस्से के मारे बुरा हाल कि मैं तो चाहती थी कि ये लड़की यहाँ पे आती ही ना, फिर से कोई ना कोई गड़बड़ी करने के लिए मौजूद ही होती है। अब इनके फ्रेंड को भी पता होता है कि ही टिंगजू कब से ही शुभांशु को पसंद करता है। कह देता है कि तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए, उसके क्लोज जाओ, लेकिन ये कह देता है कि नहीं, उसकी केयर करने के लिए उसका ब्रदर है ना, मैं उसे मेरी केयर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खैर ये उसे पसंद करता है, इस बात का अंदाज़ा तो जैंग को था ही सही। बाद में इसके पास आके कहता है कि मुझे मालूम है कि मॉम डैड ने तुम्हें ही वो वाली रिंग दी है ताकि शेनजू को दो, उसे संभाल के रखना। ये भी कहती है कि हाँ मैंने उसे बैग में डाल दिया। अब वही वाला बैग ही इन दोनों खड़ूस कज़न्स ने इसका नीचे गिरा दिया था इसे साइड पे करने के लिए। ये बेचारी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ से जैसे ही जाती है। अब इसे रिंग तो मिल गई थी लेकिन यहाँ पे खुद गुम हो गई होती है कि ओ नो मैं कैसे वापस जाऊँगी। इधर शेनजू को चिंता हो रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने शुभांशु को नहीं देखा है। वो बाकी सबसे भी पूछ रहा होता है कि क्या वो इधर है, तो कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता। ये तो अब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अपने लव प्रपोजल की तो उसे कोई चिंता होती ही नहीं है। अब बहुत ज़्यादा तलाश करने के बावजूद भी इसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला था, इसलिए जहाँ पे भी रुकने के लिए जगह मिलती है तो आके बैठ जाती है। यहीं पे ही टिंगजू की भी एंट्री हो गई थी। अब उसे देख के पूछ लेती है कि क्या आप भी मेरी तरह पटक गए हैं। वो भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ असल में तो शुभांशु को ही देखते देखते वो पहुंचा था। वे उसके पास ही आके बैठ जाता है। उसे ठंड लग रही थी तो अपनी जैकेट उतार के फिर उसे उड़ा देता है। क्लोज भी खुद भी आके बैठता है। वो इससे दूर रहती है तो कह देते हैं कि क्या तुम्हारा इरादा मुझे फ्रीज करने के हैं। अब तो उसे इसके करीब आके बैठना ही पड़ गया था। बातों ही बातों में इससे ये भी पूछ लेते हैं कि मैंने ये जो रूमर सुने हैं कि वाकई में क्या तुम शेनजू को पसंद करती हो। अब ये उसका ब्लड रिलेटेड तो भाई नहीं था, इसलिए कह देती है कि क्या उसे लाइक करना सही नहीं है। अब जैसे इसकी तरफ मुड़ के देखती है तो इतने में टिंगजू की आंख लग गई थी। एक्चुअली में वो इससे कोई बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए सोने का नाटक कर रहा होता है। इसे ढूंढते ढूंढते फाइनली शेनजू और उसके बेस्ट फ्रेंड की भी एंट्री हो गई थी। अब वो जैसे इसे वहाँ से लेकर जाता है तो ही टिंगजू का फेस लटक ही गया था। उसके इरादे आज की रात इसके साथ यहाँ पे स्टे करने के थे, बट वो तो अपने इस प्लान में नाकाम ही हो गया। जैसे वापस पहुँचती है तो आगे से इनका गुस्से के मारे बुरा हाल के आज ही तो शेनजू ने प्रपोज करना था लू मैन मैन को, और देखो तुम्हारी वजह से इनका प्रपोजल ख़राब होके रह गया।
अब अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि कैसे ये उसका बैग फेंकने की प्लानिंग कर रही थी। ये सीधा ही शेंजू को दिखा देते हैं कि ये सारा किया था लू मैन मैन का। लू मैन मैन अब अपोलोजाइज़ करती है, इनकी चोरी तो पकड़ी ही गई थी। अब वो कहती है कि मैं वो बैग लेने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि शेंजू की मॉम ने मुझे ये रिंग उन्हें उनके प्रपोजल के दिन ही देने को बोला था और वो मेरी बैग में थी। असल में मेरी इरादे यहाँ पे आके आप लोगों का प्रपोजल ख़राब करने के नहीं थे। अब यही कहती हुई उनसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली ही जाती है। असल में तो उसका दिल भी दुख रहा था कि जिस ब्रदर को वो पसंद करती थी वो किसी और का होने वाला था। अब इसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। हीटिंग्स को तो जैसे ही पता चला था कि ये किया दरा इन्हीं लोगों का है, वो तो बीच रास्ते में ही इसकी सारी कज़न्स और लू मैन मैन को खुद ही छोड़कर चला जाता है कि आज की रात तो तुम लोग यहीं पे ही बिताओगे। बाकी इधर ट्रांसपोर्ट का इतना इंतज़ाम नहीं है, शायद कि 3 दिन भी तुम लोगों को यहाँ पे लग सकते हैं। बाद में ये जैसे ही कोई खाना वगैरह मॉम डैड को देने के लिए जाने लगी थी तो यहीं पे ही बातें सुनती है। वो तो यही कह रहे होते हैं कि देखो हमने रिंग लेके जाने के लिए क्या शेंग शुआन को भेजा और उसने वहाँ पे क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया। उसकी वजह से ही लू मैन मैन हमसे कितने ज़्यादा नाराज़ हो गई है। यही सारी बातें सुन के बाहर आ जाती है कि मुझसे तो कोई लव नहीं करता। इवन कि मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। ये तो शुक्र है कि शैन फैमिली ने मुझे पनाह तो दी। मैं उधर रहने के लिए गई, यहाँ पे थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो गई होती है। अब इसे देखते देखते ही तभी ही टिंगसू की भी एंट्री हो गई थी। खैर वो तो इसका पीछा करने से बास नहीं आने वाला था। अब इसे रोते हुए देख के पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी वजह से ही रिवर में छलांग लगाने का सोच रही हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिला हूँ। ये आगे से स्माइल कर देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि तुम समझ रहे हो। वो इसे अपनी गाड़ी में ही बैठ के खाना खिलाने ही लेके जाने वाला था। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है तो खुद ही फिर आके इसका डोर ओपन करता है कि तुम गाड़ी से बाहर निकलती हो कि नहीं, क्या मेरे आने का वेट कर रही थी कि मैं तुम्हारी खातिर ये डोर ओपन करूँगा। वो कह देती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो जैसे ही गाड़ी में से बाहर निकलती है तो यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे। ये तो शर्माती हुई साइड पे जिस रेस्टोरेंट पे ही टिंगसू से खाना खिलाने के लिए लेके आया था, किसी ज़माने में ये खुद ही उसने ख़रीदा था। अब वो अंकल तो एक लड़की को इतने सालों में पहली दफ़े ही लेके आया होता है, तो यही समझ रहे होते हैं कि ही टिंगसू क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये तो आगे से साफ मना कर देती है कि नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अब खाना वगैरह खाने के बाद ही इससे कह देते हैं कि आज का बिल तुम ही पे करोगी, देखो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे खाना खिलाने के लिए लेके आया हूँ। ये कह देती है कि वैसे तो पूरा रेस्टोरेंट आपका ही है तो बिल पे करने की क्या ज़रूरत है। और फिर कह देती है कि ठीक है मैं जाती हूँ बिल पे करने के लिए। अब यहाँ से जाते हुए अचानक ही इसे कॉल आ गई थी शेंगजू की कि तुम कहाँ पे हो, कब से ही ढूंढ रहा था कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँ। जैसे ही कॉल वो काटता है तो ये अंकल को बिल पे करने के लिए जाती तो है, तो वो कह देते हैं कि वो तो ही टिंगसू ने ऑलरेडी ही पे कर दिया है। अब इसके वापस आने तक तो ही टिंगसू वहाँ से जा चुका था। अब नेक्स्ट डे ही यहाँ पे मॉम इससे ब्लाइंड डेट पे जाने की बात कर रही थी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी तो शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी आप कोई भी स्कैंडल नहीं बनाना चाहती थी कि जैसे ही सारे लोग समझते हैं कि ये अपने भाई को पसंद करती है। यहाँ पे मॉम तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाली होती हैं। अभी ये लोग ब्लाइंड डेट्स पे जाने की इसकी बात कर ही रहे थे कि तभी जीजू की भी एंट्री हो जाती है, जो कि पहले से ही शुआंशु को पसंद करता है। वो तो आके इन्हें यही कहने लगा था कि आप अपनी ये बेटी मेरे हवाले कर दें, इसके बदले में जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो दे दूंगा। डैड जो कि अपनी प्रमोशन चाहते हैं वो भी इन्हें दिला के रहूँगा। खैर यही सुनना था। अब तो शुआंशु का चेहरा उतर जाता है कि मॉम डैड तो वाकई में मुझे कहीं इसके हाथों दे ही ना दे। पहले ही मुझसे हेट करते हैं कि मेरी वजह से हमेशा ही किसी न किसी गड़बड़ी का तो ये शिकार हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ डैड इसे कह देते हैं कि हमारे घर से निकल जाओ, हम अपनी बेटी का हाथ बिल्कुल भी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। वो जानते थे कि ये कितना ज़्यादा ही खड़ूस इंसान है और फ्लर्टी भी। यहाँ पे इवन के मॉम भी कह देती हैं कि हमारी बेटी क्या इतनी गई गुजरी है कि हम ये तुम्हें दे दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, यहाँ से जाते हो कि नहीं। अब यही सुनना था। इस बेचारी की तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मॉम डैड आप मुझसे लव नहीं करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी गलत फहमी ही थी। वो तो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही इसे ट्रीट करते हैं। क्या शुक्र है इस ड्रामे में तो ऐसा नहीं है कि इसके स्टेप पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद जैसा कि मॉम डैड ने कहा था ये ब्लाइंड डेट पे आ तो गई थी, लेकिन सामने वाला पर्सन भी बहुत ही ठरकी किस्म का बंदा होता है। इसका हाथ पकड़ लेता, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये मुसीबत में होती और हीटिंग जो कि इसकी हेल्प करने के लिए ना आता। ऐसे कैसे हो सकता था? एक ही किक मार के उस बंदे को तो वहाँ से गिरा देता है।
वैसे ही टिंगजू किक मारने में तो माहिर है। वो बंदा तो ही टिंगजू को देख के वहाँ से भाग जाता है। खैर इससे पंगा तो कोई भी नहीं लेना चाहता था। अब ये उससे पूछ रहा होता है कि तुम इधर क्या कर रही थी, और वो भी इतने गंदे इंसान के पास। ये बता देती है कि मेरी मॉम डैड ने ही मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजा था। अब आगे से क्या पता कि इंसान की नेचर कैसी होती है। यही सुनना था कि ही टिंगजू के साथ जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो कह देता है कि चलो चलो मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, आज की ब्लाइंड डेट का अरेंज तो मैं ही तुम्हारा करवा दूंगा। अब जैसे ही आगे पहुंचते हैं तो सामने से ही इसकी मुलाकात ब्रदर शेंजू से भी हो गई थी। यहाँ पे इनका फ्रेंड जेंग पूछ लेता है कि वैसे तुम्हारा लड़कों में कैसा टेस्ट है, मतलब किस तरह के लड़के पसंद है। ब्रदर यू की तरह बहुत ही काइंड एंड जेंटल वो कह देती है कि नहीं ऐसे नहीं, बल्कि मुझे तो डेविल किस्म के लड़के पसंद है। यही सुनना था। पीछे तो हमारा हीरो समझ लेता है कि अच्छा तो ये मेरी बात कर रही है, इसका मतलब है कि इसे मुझ जैसे लड़के ही पसंद है, वो भी काफ़ी कोल्ड एंड सबके सामने खड़ूस किस्म का जो बनता है। अब जैसे ही इसे अकेले में देखता है तो बात करने के लिए आ गया था। यही पूछ रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी डेट के लिए एक लड़का चाहिए। जाहिर सी बात है सबके सामने ये भी शो करवाना है कि तुम ब्रदर यूशन को पसंद नहीं करती हो। अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। अचानक इसे कॉल भी आ गई थी, जो कि मॉमी रो रही होती हैं। फ़ौरन से घर पे आती है तो आगे चल के इसे पता चलता है कि जूही साहब ने इसके डैड को ही जेल में भिजवा दिया है, वो भी कोई केस वगैरह के चक्कर में। अब सारे तो बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे होते हैं कि डैड को कैसे छुड़ाया जाए। अब जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे शेंजू के, वो उन्हें कॉल मिलाता है, अपनी मदद करने को बोलने लगा था कि इस मुश्किल घड़ी में कोई तो हमारा साथ देगा, कोई तो इसके डैड को बचा के लेके आएगा। लेकिन ना, यहाँ पे तो सारे ही मना कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखते ही ये फ़ौरन से अपने ग्रैंडपा के पास आती है, इनके सॉन्ग फैमिली के पास, कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें, वो जो डैड जेल में आप उन्हें छुड़वा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा ने भी शेंगशुआन की मदद करने से साफ मना कर दिया था। अब इसका फ्रेंड तो यही मशवरा देता है कि तुम ही टिंगजू से बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी इस काम में मदद कर देगा। लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं, पता नहीं वो मदद करेगा भी कि नहीं। अब ये सारी बातें तो इधर ये भी खड़ी सुन रही थी, इसलिए शुआंशु टिंगजी को कॉल मिलाती है और जो भी सारी बात उसे बता दी थी वो इसे खुद से मिलने के आने को ही बोलने लगा था। ये उसके घर पे पहुंच जाती है और यही कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम इसे ले सकते हो, लेकिन बस एक दफ़ा जो हमारे डैड जेल में पहुंचे हुए उन्हें छुड़वा लो। अब उसे तो सिर्फ और सिर्फ शुआंशु ही चाहिए होती है। वो कह देता है कि ठीक है, अगर तुम आज की रात मेरे साथ स्टे करने के लिए तैयार हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। वो तो फिर एक शर्त पे ही मांगते हैं कि तुम्हें इसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन के ही रहना पड़ेगा, शेंजू से दूर रहना। ये भी मान गई थी कि ठीक है, इस वक्त तो इसे सिर्फ और सिर्फ डैड को ही बचाना था। वो अब इसे खुद के क्लोज करके किस करने को बोलने लगा था, बट ये बहुत ही हिचकिचा रही होती है। अब इसे हेजिटेट होते हुए देख के कह देता है कि ठीक है, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अब तो फ़ौरन से इसके क्लोज आके पे इसे किस करने लगी थी कि नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। सो इस तरह से ही दोनों रोमांटिक सी नाइट साथ में ही स्पेंड करते हैं। वो इसे पसंद करता था और शांशु से मिल गई थी इसी बहाने से, इसलिए वो इसके डैड की हेल्प करने का तो डिसाइड कर ही चुका होता है। नेक्स्ट जैसे ही घर पे पहुंचती है तो शंजू पूछ लेता है कि रात भर कहाँ थी और ये तुम्हारी गर्दन पे एक बाइट का निशान भी है। तो वो झूठ बोल देती है कि नहीं, वो मुझे एक काम आ गया था, यहाँ पे तो शायद कोई मच्छर वगैरह थे ना, तो उन्होंने काट लिया। फिर से जुई साहब आ जाते हैं कि अगर अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है, शुआंशु को हमारे हवाले कर दो तो तुम्हारे डैड को तो आसानी से मैं छुड़ा के लेके आ सकता हूँ। एक्चुअली मैं इसी ने ही डैड को जेल में भिजवा दिया था अपने ही कुछ लोगों से बात करके। मॉम तो अभी भी मना कर रही होती हैं कि अगर इसके डैड यहाँ पे होते तो वो भी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ना देते। ऐसे ही हम जीती जागती इंसान को किसी हेल में तो नहीं भेज सकते हैं। यही सुनना था उन साहब को, तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है सुन सुन के। अब तभी हमारे हीरो की एंट्री हो गई थी, जो कि फाइनली डैड को जेल में से छुड़वा के लेके आ ही गया होता है। और ये सब कुछ देख के जैसे ही अब शेंजू से हाथ लगाने की कोशिश करता है कि शुक्र है डैड आ गया है। इसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग पे ही जमी हुई थी। उसने खुद ही से उससे दूर रहने को बोला था, इसलिए उसे खुद को टच करने भी नहीं देती है। खैर यहाँ पे फ़िलहाल तो इसने उसके डैड को छुड़वाया था, तो डिनर तक तो डैडी से यहीं पे रोक लेते हैं और फिर इसे थैंक यू भी बोलने लगे थे। ये भी कहते हैं कि आज की रात मैंने पार्टी का अरेंज किया है, हीटिंग तुम भी ज़रूर आना। जैसे ही शेंजू को खाना सर्व करता है तो आगे से ही ना वो इसे टांग मार देता है कि ये बिल्कुल नहीं खाना। हीटिंग खुद ही फिर से खाना सर्व करके अपने वाला ही खाने को बोलने लगा था। आज की रात पार्टी थी तो मॉम इसे साइड पे लेके जाती हैं कि एक ड्रेस ट्राई करो। ये जैसे ही जाती है तो इसके पीछे पीछे हीटिंग भी आ जाता है। थोड़ा बहुत जेलिस तो फील कर रहा था कि मैंने कहा था ना कि शेंजू से दूर रहना, लेकिन फिर भी तुम उसका दिया हुआ खाना क्यों लेने की कोशिश कर रही थी, बताओ मुझे।
अभी इधर इसे टेंशन हो रही थी कि कब से वो ट्राई करने के लिए गई है, अभी तक बाहर नहीं निकली, उसे देखने के लिए पहुंच आया होता है। उसके डोर के बाहर नॉक करता है कि देखो अगर तुम अंदर हो तो बाहर आ सकती हो, लेकिन यहाँ पे ये साहब होते हैं उससे चिपकी जा रहे होते हैं। अब इससे पहले कि कोई भी हीटिंग जो नॉइस करता, ये उसका फेस कवर करके उसे कहती है कि मैं बस थोड़ी देर में ही आ रही हूँ। इस तरह से तो शेंजू तो वहाँ से चला ही गया था। ये कह देते हैं कि आज की रात तुम पार्टी में नहीं बल्कि मेरे घर पे ही स्टे करोगी, सो पूरे टाइम पे पहुँच जाना। ये मत भूलना कि मैंने आज के दिन तुम्हारी बहुत ही बड़ी फेवर की है। अब ये कैसे उसे इनकार कर सकती थी। कह देती है कि ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना बना के आ जाऊँगी। ये भी अब स्माइल करके फिर वहाँ से चलता बनता है। अब रात को पार्टी के वक्त ही कह देती है कि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, सो मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। अब जाना कहाँ होता है, हीटिंगजू के पास। हीटिंगजू इसे खुद ही दो कंडीशन देता है, या तो कॉन्डम्स का यूज़ करो या फिर मुझे कोई स्टोरी सुनाओ, बाकी तुम पे ही डिपेंड करते हैं। ये कह देती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। अब पहले तो पता नहीं कोई जोक वगैरह ही सुना रही होती है, उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। कह देता है कि अगर तुमने अभी स्टोरी ना सुनाई ना तो फिर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये आगे से कह देती है कि ठीक है सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छी थी। फिर कोई इंटरनेट से ढूंढ के इसे एक बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाती है। और ये सुनते सुनते यहीं पे उसकी आंख भी लग गई थी और उसे सोते हुए थैंक यू बोल रही होती है कि वैसे तुमने डैड को बचा के बहुत ज़्यादा ही अच्छी फेवर कर दी है। अगले दिन अपनी कुछ कॉलीग्स वगैरह से भी पूछ रही थी कि यहाँ पे कोई अच्छी बुक्स वगैरह मिलती हैं जो कि स्टोरी वाली भी हों, मुझे वो चाहिए। यही बातें कर रही थी कि तभी लिफ्ट में से हीटिंगजू और अपनी बहन लीजैन को ही निकलते हुए देखती है। इन दोनों को साथ में देख के तो फिर बाकी सारी गर्ल्स बातें बनाने लगी थी कि हमने सुना है कि ये जो सुपरस्टार है इसका कपल हमारे बॉस के साथ बनने वाला है, वैसे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ये सुन के इसे जेलिसी होती है। अब हमारे हीरो ने तो ये जो स्टोरीज़ खरीदने की बात कर रही थी वो सारी बातें सुन ली होती हैं। अभी फ़िलहाल तो इस पे जेलिसी का भूत ही सवार था। वो मीटिंग में जो कोई भी बात इससे करता है ये तो उसके अगेंस्ट जाती है। अब ये देख देख के हीटिंग तो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो रहा होता है कि तुम्हें आखिर को आज हो क्या गया, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। अब ये कह देती है कि देखो अब मेरे साथ ना इतना ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करिए, वैसे भी आपकी तो और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि एक सुपरस्टार आई हुई थी, आप पहले उनके पास जा सकते हैं। वैसे भी उनके पास जाने के बाद मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं यहाँ पे स्माइल करके पूछने ही लगा था कि क्या तुम जेलिस फील कर रही हो। खैर वो तो जस्ट यहाँ पे काम की बात करने के लिए आई थी, वरना तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वैसे जो तुम अपनी कॉलीग से कुछ स्टोरीज़ वगैरह की बात कर रही थी, क्या मेरे लिए ही उनसे बाय करना चाहती हो। ये कह देती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब यहीं पे शेंजू की भी एंट्री हो ही गई थी। जैसे ही दोनों किस कर रहे थे तो शेंजू की नज़र पड़ जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि इधर क्या चल रहा है। वो अब शुआंशु का हाथ पकड़ के बाहर आता है तो उसके पीछे पीछे हीटिंग्स आ गया था कि जो भी बात करनी है मुझसे करो, इसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अब इससे पूछ लेता है कि अच्छा फिर तुम ही बताओ कि आखिर को इधर क्या चक्कर चल रहा है और ये सब कुछ कब से हो रहा है। वो बता देता है कि तब से जब से तुम्हारे डैड जेल में गए थे तो फेवर मांगने के लिए ही वो मेरे पास आई थी। तो जो मैंने कहा उसने वो किया। हम लोग तो रात में नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं। वो अब से मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें यूँ बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें ये पूछने का कैसे हक है, तुम तो उसके ब्रदर हो ना, क्या सच में ही तुम्हारे दिल में उसे लेके फीलिंग्स है। ये कह देता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बस मुझे सीधा सीधा उसका जवाब दो। क्या तुम दोनों वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हो या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। और बस इसी बात की वजह से दोनों के बीच अच्छा खासा झगड़ा भी हो गया था। इनकी ये फाइट ख़त्म करने के लिए ही तभी ऊपर से शुआंशु आ जाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अब ये भी कहने ही लगी थी कि वाकई में मैं हीटिंगजू को पसंद करती हूँ। अब वो कह देता है कि देखा जो सुनना था तुमने सुन लिया ना, और उसी के सामने ही वो इसे किस कर देता है कि ये देखो हम दोनों साथ में कितने क्लोज हैं। और इसको लेता हुआ फिर साइड पे ही ली चैन ने जानबूझ के ही हीटिंगजू के साथ लिफ्ट में कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली थी जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। अब सारे ही इसके कपल की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वैसे इनका तो एकदम परफेक्ट मैच बनेगा, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। और फिर इसकी नज़र पड़ती है कि कैसे हीटिंगजू इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे जा रहा है। दोनों किस कर रहे थे और इसने चोरी चोरी इनकी पिक्चर्स क्लिक कर ली होती हैं। और फिर अपनी असिस्टेंट से कह देती है कि ये भी मेरी ही फ़ोटोज़ के साथ इसकी भी अपलोड कर दो ताकि इसकी भी रेपुटेशन ख़राब होके रह जाए।
आज ही फाइनल शुआंशु और हीटिंगजू का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था और यहीं पे ही शंशु भी आया होता है जो कि इसे कुछ पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर देता है कि वैसे भी तुमने शुआंशु की बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मज़ीद उस पर तुम पैसे लौटाओ। वो तो इसके दिए पैसे वापस ही कर देते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लेना है। इस बात पे तो इसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था लेकिन फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता था। अब यहाँ पे एक बहाने से ही ली जानी से बात करने के लिए आती है। ये बेचारी जो कि प्रोजेक्ट भूल गई थी उसने इसे चेंज कर दिया था, आज इसने प्रेजेंटेशन देनी थी। अब वहाँ पे तो सारा खाली ही होता है, मीन के पहले ही इसकी फाइल्स लीजिया ने चेंज कर ली थी। इसने अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से की हुई थी। सारे लोग ही अब तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वाह बहुत अच्छे से प्रेजेंट जो करती है। अब यहीं पे एक लड़की उठ के गुस्सा करने लग जाती है कि ये देखो, एक तो हमने ये सुना था कि तुम्हारा अपने भाई के साथ चक्कर चल रहा है और दूसरा ये कि तुम तो एक टाइम पे दो दो बॉयज़ से डेट कर रही हो। सारे लोग ये अब बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं और शंजू से भी पूछने लगे थे कि क्या सच में आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ये तो काफ़ी अजीब बात है। तो शंजू को कुछ समझ नहीं आती है तो वो इनके सामने बोल पड़ता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसे अपनी बहन ही समझता हूँ, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। बाकी इनकी जो फ़ोटोज़ वगैरह थी उसके बारे में ही क्लियर करने के लिए हीटिंग्स खुद आता है कि ये कोई मेरी मिस्ट्रेस नहीं है बल्कि वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड है और ऑफिशियली सबको इसे इंट्रोड्यूस करवा देता है। ये जो ली जैन ने सारा नाटक किया था इसकी असलियत भी उनके सामने खुल के एक्सपोज करता है कि ये देखो, हमारे बीच तो ये आने की कोशिश कर रही है वरना कि हम तो बहुत पहले से ही साथ में हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो मिस्ट्रेस ली जैन ही हुई ना। अब सारे लोग ली जैन पे ही बातें बनाने ही लग गए थे। ये उनके सामने ही से किस करता है, सारे इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं कि वाह आप लोगों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट है। यही सब कुछ देखते हुए इसने भी ही टिंगजू को अपनी तरफ खींच के किस कर ली थी। अब यही सब कुछ देखते हुए ही टिंगजू बाद में से छेड़ने के लिए भी पहुंचा होता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो ना, इसलिए मुझे किस की थी। इससे पहले कि वो मसीद इसके क्लोज आता बाकी सारे एम्प्लॉयज़ आ गए थे। अब ये शर्माती हुई वहाँ से साइड पे यहाँ से वापसी पे अचानक ही इसकी मुलाकात ही टिंगजू की ही आंटी से हो जाती है। उन्हें जैसे ही पता चला था कि ही टिंगजू की गर्लफ्रेंड ये है तो वो इसे अब उससे दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि तुम बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हो हमारी फैमिली में आना। ये भी आगे से उनकी टक्कर का ही जवाब देती है कि आपको जो भी बात करनी है आप जाके ही टिंगजू से कर सकते हैं, उसका जो भी फैसला हुआ मुझे मंजूर है, मुझे तो बात ना ही करनी तो यही बेहतर होगा। अभी से वहाँ से जाते हुए शंजू ने भी देख लिया था, वो आके ही टिंगजू की आंटी को ही वार्न कर रहा होता है कि अगर आइंदा के बाद आपने यंगशुआन को बुला के बुली करने की कोशिश की ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सोचने समझने के बाद ही ये शुआंशु से अपने लव की कन्फेशन भी कर ही देता है कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूं बट मुझे मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली में ये तो ही टिंगजू से ही जेलिस फील कर रहा था। जब से ही टिंगजू इसके क्लोज आया था तब से इसे अपनी फीलिंग्स का भी एहसास हो गया था, लेकिन ये मना कर देती है कि हाँ पहले मुझे लगता था कि मैं आपको पसंद करती हूँ लेकिन एक्चुअली में आपने तब मुझे अडॉप्ट किया, अपने घर में लेके गया, इतना अच्छा ख्याल रख, शायद उसे लेके ही मेरे दिल में आपको लेके फीलिंग्स आ गई थी। लेकिन मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ आपकी। लेकिन जब से ही टिंगजू मेरी लाइफ में आया तब से मुझे पता चला है कि एक्चुअली में मैं उसे ही पसंद करती हूँ। ये बेचारा तो काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। अपने पेरेंट्स को भी इसने बता दिया था कि कैसे इसके दिल में वाकई में शुआंशु को लेके फीलिंग्स हैं, जो कि पहले तो ये सारी चीज़ों से भागता रहा था लेकिन अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। ये सुनते ही मॉम डैड कह देते हैं कि हाँ वैसे भी तुम लोग कौन सा ब्लड रिलेटेड बहन भाई हो, आखिर को तुमने शुआंशु को अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि अगर शुआंशु मान गई तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर शुआंशु ही टिंगजू को पसंद करती हुई तो फिर चाहे उसकी मर्ज़ी है वो जिसके साथ रहे। इधर ही इसे काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना था तो इसे जाने से ही टिंगजू रोक रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, मेरी तो बर्थडे भी आने वाली है, हम दोनों साथ में ही इंजॉय करते। और फिर इसे उठा के शेक करके कहने लगा था जो मेरे लिए तुम्हारे पास लव है ना जल्दी से उसे निकालो और अपने मुंह से बोलो कि नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। अब ये बेचारा इतने प्यार से कह रहा था तो वो भी कह देती है कि ठीक है मैं यहाँ से नहीं जाती हूँ। बाद में आंटी को भी ये सारी बातें मालूम हो ही गई होती हैं, इवन कि उन्हें ये भी पता चल गया था कि कैसे अपने डैड को जेल में से छुड़वाने के लिए शुआंशु ने तो इनके भतीजे के साथ वन नाइट स्टैंड भी किया। इसी बात का इन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है।
ये केक लेके इसके पास पहुंचा होता है और फिर से इसके इरादे तो उसे शादी के लिए प्रपोज करने के ही होते हैं। इससे पहले कि कोई भी बात करता ही टिंगजू की आंटी की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पे इसके पेरेंट्स को भी बता ही रही होती है कि क्या आपको पता है कि आपको जेल में से निकलवाने के लिए इसने क्या किया था। इसने ही टिंगजू के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। शायद कि आपको इस बारे में नहीं बताया होगा। एक्चुअली में वो तो इसे इसके खिलाफ ही भड़का रहे होते हैं कि ये शुआंशु को खुद ही अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। ये सुन के पहले तो मोम सरप्राइज होती हैं कि वाकई में शुआंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ, आंटी को भी उनकी टक्कर का जवाब देती हैं कि अगर आप चाह रही हैं कि मैं इस तरह से इसे घर से निकाल दूंगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकी रही बात कि ये टिंगजू को पसंद करती है कि नहीं करती है, ये उनकी मर्जी है। बच्चे हैं, अपनी मर्जी से लाइफ गुजार सकते हैं। हम कौन होते हैं इनके बीच में टांगे अड़ाने वाले। तो जैसे इसे पता चला था कि आंटी पहुंची हुई है शुआंशु के घर पे, ये तो वहाँ पे जाने का डिसाइड कर लेता है। इधर आंटी को जो भी मौका मिलता है इन्हें क्रिटिसाइज की जा रही होती हैं। इवन कि उन्होंने शुआंशु को अब्रॉड भेजने का ही फैसला कर लिया था। अभी जैसे उसे रोकने के लिए आता है तो तभी आंटी रोक देती हैं कि अगर तुम बीच में आए ना, फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम लोगों की फैमिली के साथ। अब यही देखते देखते ही टुंगजू की एंट्री हो जाती है, जो कि सभी को इधर ही रुकने का बोलने लगा था। और फिर फ़ौरन से ही शुआंशु को इनसे छुड़वा लेता है। आंटी पे ही गुस्सा करने लग जाता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा लव करता हूँ उसे। वो ही हमारी फैमिली को डिज़र्व करती है। अगर वाकई में आप शुआंशु को मारना चाहती हैं तो उसे क्या मारने की ज़रूरत है, मुझे मारे ना, एक ही दफ़ा सारा काम तमाम हो जाएगा। खैर आंटी कहाँ भला इसे मार सकती थी, वो तो अपने गार्ड से कह के आंटी को ही वहाँ से भिजवा देता है। अब ये तो अपने साथ शंजू को लेके जाना चाहता था, बट शंजू रोक देता है। अब वो तो इसके सामने ही उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है एक रिंग निकाल के, लेकिन इसने तो वो रिंग बंद कर दी थी। आईफोन से ही टुंगजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। ये देख के मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अगर तुमने अपनी लाइफ का फैसला कर लिया तो हम कौन होते हैं आप लोगों के बीच में आने वाले, अपनी लाइफ को मज़े से ही गुजारना। ये सुन के तो यहाँ पे शुआंशु तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि मॉम डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ही टिंगजू तो इसे उठाता हुआ सीधा ही घर पे पहुंच जाता है। एक्चुअली में आज उसकी बर्थडे थी और वो अपनी बर्थडे इसके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता था, और ये भी कहता है कि मेरी विश तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाना था, और फाइनली मेरी वो वाली विश पूरी हो गई है। एंड देन इसे उठा के जैसे ही टेबल पे लेके आता है तो इसकी नज़र कुछ टिकट्स पे पड़ती है कि जब ये अब्रॉड थी तो बिल्कुल इसे अपनी ही बर्थडे पे मिलने के लिए ये अक्सर ही जाया करता था। इसने तो कभी नोट ही नहीं किया। इसके दिल में तो उसे लेके फीलिंग्स बहुत पहले की ही थी। अब इसका उस पर बड़े वाला क्रश था शुआंशु को तो आज पता चल ही गया होता है। फिर दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था और अपनी लाइफ में खुश भी होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।